हमारे देश में एक ही परंपरा प्रारंभ होनी चाहिए कि प्रत्येक विषय पर लोग ये सोचें कि भाई इसका प्रारंभ क्यों करना पड़ा, क्या आवश्यकता पड़ी कि इसका प्रारंभ करना पड़ा। दिखाई ये देता है कि परीक्षाओं में भी केवल वे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि गुणा भाग जोड़ घटा करके निकाल दिए जाएं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज एक अच्छी शुरुआत हो रही है कि कैलकुलस कैसे शुरू हुई, क्या उसकी आवश्यकता पड़ी, इसको हम देखें। ये तो हम सबको मालूम ही है कि कुछ काम प्रत्येक विषय में लगभग बिफोर क्राइस्ट हुआ है और इसके बाद लगभग 1200-1300 वर्षों तक कोई काम नहीं हुआ है और इसके बाद सन 1300 के आसपास से फिर से काम होना प्रारंभ हुआ है। तो मैं आपको बिफोर क्राइस्ट जो काम हुआ है कैलकुलस पर वो बताता हूं। पहले मैं ये कह दूं कि कैलकुलस का मतलब आप केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ना समझें, वो भी है, इसके अलावा भी है। और अगर मैं ये कहूं कि लिमिट इज द हार्ट ऑफ कैलकुलस तो कुछ गलत नहीं होगा। तो लिमिट को समझना बहुत जरूरी है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कछुआ और खरगोश की दौड़। तो लगभग 400 वर्ष ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट एक व्यक्ति हुआ जैनो, उसने समाज के सामने कुछ प्रश्न खड़े किए और वो लोगों से ये अपेक्षा कर रहा था कि लोग उनके उस प्रश्नों के उत्तर दें। तो उसमें एक बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है कछुआ और खरगोश की दौड़। तो आप ये समझिए कि एक मैदान है बड़ा सा, उस पर एक लंबी रेखा खिंची हुई है और उस पर बिंदु लिखे हुए हैं ABCDE इस प्रकार से आगे को। खरगोश जो है वो बिल्कुल शुरू के बिंदु A पर है और कछुआ उससे थोड़ा आगे के बिंदु B पर है। अब होता यह है कि जब दौड़ प्रारंभ होती है तो निश्चित रूप से खरगोश बहुत जल्द बिंदु B पर पहुंच जाएगा, लेकिन इतने में कछुआ भी चूंकि चल रहा है, उसकी स्पीड जरा कम जरूर है, तो कछुआ बिंदु B से आगे के बिंदु C पर पहुंच जाएगा। अब खरगोश जब देखेगा कि कछुआ बिंदु C पर है तो खरगोश बिंदु B से बिंदु C पर जाने की कोशिश करेगा। वहां जब वो पहुंचेगा C पर तो देखेगा कछुआ थोड़ा और आगे बढ़ गया है और वो बिंदु D पर है। अब खरगोश ये प्रयास करेगा कि जल्दी से वो बिंदु D पर पहुंच जाए। अब ये C से D तक पहुंचने का खरगोश का जो समय है, ये चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर है। तो कछुआ निश्चित रूप से D से आगे बढ़कर बिंदु E पर पहुंच जाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि A और B के बीच का गैप ज्यादा है, B और C के बीच का गैप कम है, C और D के बीच का गैप और कम है, D और E के बीच का गैप और कम है, लेकिन वो गैप जीरो नहीं है। तो इस व्यक्ति ने, जिसका नाम जैनो है, ZENO, इसने जो है ये लोगों के दिमाग में लाया कि जो एक तर्क है, विश्लेषण है, एनालिसिस है, उसके आधार पर खरगोश कछुए को कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि खरगोश कछुए को पकड़ लेता है। तो फिर ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि खरगोश कछुए को कैसे पकड़ पा रहा है, जबकि एनालिसिस कहता है कि नहीं पकड़ पा रहा। तो लंबे समय तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला। आज जो इनफाइनाइट सीरीज है, अनंत श्रेणी, उसके आधार पर हम इस बात का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, वो एक अलग मामला है। अब हम थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पर चलते हैं कि इस दिशा में और प्रयास क्या हुआ। ग्रीस देश के रहने वाले एक और व्यक्ति आर्किमिडीज, उसने तरह तरह के प्रयास किए जिसको हम लिमिटिंग प्रोसेस कहेंगे, जो कैलकुलस की एक तरीके की शुरुआत है। तो उसने ये देखा कि भाई किसी स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और वो उसकी साइड का स्क्वायर होता है। उसी के बेसिस पर उसने रेक्टेंगल का एरिया निकाला कि एक रेक्टेंगल के अंदर कितने स्क्वायर आ जाएंगे और लेंथ इनटू ब्रेथ उसके एरिया को कह दिया। उसी के आधार पर फिर उसने पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल निकाला। उसके आधार पर फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, क्योंकि त्रिभुज जो है वो हमेशा किसी ना किसी पैरेललोग्राम का आधा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसने फिर रेगुलर जो पॉलीगन्स हैं, यानी कि 5 साइड्स का, 6 साइड्स का, 7 साइड्स का, n साइड्स का, उसके एरिया निकाले। ये सब तो उसने कर लिया, लेकिन ये सब करने के बाद भी उसके मन में एक प्रश्न रहा कि क्या हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त को अगर हम खींचते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें, यानी वृत्त कितनी जगह घेरे हुए है, ये बात कैसे हो। तो उसमें आर्किमिडीज ने एक का प्रयास किया। उस समय तक कागज पेन वगैरह तो थे नहीं, तो वो जमीन पर ही बैठ जाया करता था और ऐसी जमीन पर जहां धूल हो, तो उसने धूल में जमीन पर एक काफी बड़ा वृत्त खींचा और उसने ये देखा कि इस वृत्त के अंदर अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, यानी कि अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूं,
और उसके क्षेत्रफल का नाम मैं A3 रखता हूं। A मतलब एरिया और 3 का मतलब 3 साइड है। तो ये एरिया वृत्त के क्षेत्रफल से काफी कम है। फिर अगर मैं इसे मिटा देता हूं, त्रिभुज को, वृत्त को बने रहने दे देता हूं, और फिर से मैं वृत्त के अंदर एक स्क्वायर बनाता हूं, वर्ग बनाता हूं, और इसके एरिया को मैं क्या कहूंगा, A4। तो मैं देखता हूं कि क्षेत्रफल अभी भी वृत्त के क्षेत्रफल से कम है, लेकिन त्रिभुज के मुकाबले ज्यादा है। तो ऐसे करके उसने ये महसूस किया कि मैं जैसे जैसे वृत्त के अंदर बनने वाले रेगुलर पॉलीगन की साइड्स की संख्या बढ़ाता चला जाऊंगा, वैसे वैसे मेरे पास वृत्त का क्षेत्रफल काफी नजदीक होता चला जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि आप चाहे 10 साइड का रेगुलर पॉलीगन बना लें वृत्त के अंदर, चाहे 20 साइड का बना लें, चाहे 100 का बना लें, चाहे 10,000 का बना लें, या मेंटली आप कैलकुलेट कर लें कि 10,000 साइड का रेगुलर पॉलीगन वृत्त के अंदर बना हुआ है, कभी भी वृत्त का एग्जैक्ट क्षेत्रफल नहीं आएगा। जैसे आप इस बात को ऐसा समझें कि मान लीजिए कि वृत्त का जो व्यास है, डायमीटर है, वो 1 है, तो हम ये देखें कि उसका जो है क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल π/4 आएगा। या अगर वृत्त का व्यास 2 है तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पाई आ जाएगा। तो अब मान लीजिए कि आप इस तरह सोचिए कि आपने जब त्रिभुज बनाया था वृत्त के अंदर तो क्षेत्रफल 3 आ गया था, लेकिन एक्चुअल जो एरिया है वो पाई है। अगली बार जब आपने उसके अंदर स्क्वायर बनाया तो मान लीजिए कि एरिया 3.1 आ गया। अगली बार उसके अंदर रेगुलर पेंटागन ऑफ 4 साइड्स 5 साइड्स बनाया तो एरिया 3.14 आ गया। तो समस्या ये है कि चाहे कोई कितना ही प्रयास करे, एग्जैक्ट एरिया नहीं निकल रहा था, और यहां पर आकर आर्किमिडीज रुक जाता है। आर्किमिडीज को यह समझ में आता है कि कुछ बात है जो मैं नहीं जानता हूं, जो इस समय के लोग नहीं जानते हैं, और काम हमारा रुक जा रहा है। अब इस दृष्टि से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा विचार करते हैं हम सन 1400 के आसपास का। उस समय भारत में जो केरल नामक स्थान है, वहां एक विद्यालय है जिसमें कि कुछ सन्यासी बैठते हैं और वो चांद तारों वगैरह की बातें करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो वो वहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और वो एक इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि आपके सामने इनफाइनाइट सीरीज लिखी हुई है, 1 = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो उन्होंने ये विचार किया कि अगर हम धरती पर एक बड़ा सा वृत्त खींचें और उसके क्षेत्रफल को 1 कहें, तो अब हम क्या करेंगे कि वृत्त के अंदर हम एक व्यास खींचेंगे, डायमीटर खींचेंगे। तो डायमीटर चूंकि वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए हर एक भाग का क्षेत्रफल 1/2 आएगा। तो हमने एक भाग ले लिया और उस पर हमने लाइनें खींच दी, शेड कर दिया कि इतना एरिया अभी तक हम स्वैप कर पाए हैं, इतना एरिया अभी तक हम ले पाए हैं, तो 1/2। और निश्चित रूप से 1/2 वृत्त के क्षेत्रफल का आधा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल तो 1 माना हुआ है। अब जो आपके पास बाकी का आधा हिस्सा बचा है, उसको फिर हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो एक जो बराबर भाग है उसका एरिया 1/4 है, तो वो हमने ले लिया, शेड कर दिया। तो अभी तक हम कितना भाग शेड कर पाए, 1/2 + 1/4। फिर जो हमारे पास बचा हुआ 1/4 है उसके फिर 2 हिस्से कर दिए, तो हर एक हिस्सा 1/8 है, तो एक हिस्सा हमने ले लिया, तो 1/8 और ले लिया। तो अभी तक जो क्षेत्रफल हमारे पास आया वो 1/2 + 1/4 + 1/8 आया। लेकिन वो क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के काफी नजदीक है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल नहीं है। अब आप इस बात को थोड़ा थ्योरेटिकली समझिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जो वृत्त का छोटा हिस्सा है जिसको बार बार आप आधा कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वो थोड़ी देर बाद करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके जो उंगली है उसकी कुछ मोटाई है, और जब आपका बचा हुआ क्षेत्रफल फॉर एग्जांपल 1/64 बचेगा तो आप उसके 2 भाग प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। लेकिन थ्योरेटिकली आप ये देखेंगे कि आप कभी भी वृत्त तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इस बात पर ध्यान देकर जो केरल के एक माधवाचार्य थे, उन्होंने इसको प्लस डॉट 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 कर दिया। डॉट 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 हमेशा तभी लगाया जाएगा जब आपको नियम मालूम पड़ गया हो, और नियम यहां पर यह है कि हर एक अगला टर्म पिछले टर्म का हाफ आएगा। तो उन्होंने इस बात को समझा कि इनफाइनाइट सीरीज वो रास्ता है जिससे हम एग्जैक्ट चीज पर पहुंच सकते हैं। आर्किमिडीज इस बात को नहीं पकड़ पाया, उनसे करीब मैं कहूंगा कि करीब जो है 1600 साल पहले, 1700 साल पहले। लेकिन ये बात माधवाचार्य ने पकड़ी, और माधवाचार्य ने बाद में कुछ और सीरीज भी दी जो कि बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन काफी हद तक ठीक थी। जैसे साइंस सीरीज है, tan - की सीरीज है, बाद में ग्रेगरी ने उनको और ठीक किया। तो ऐसा करके इनफाइनाइट सीरीज की बात आती है। अच्छा, अब मैं अगला जो है काम करूं, उससे पहले मेरी इच्छा है कि मैं एक बात आपसे पूछूं कि मैं अभी तक जो बता रहा हूं, कोई एक व्यक्ति बताएं कि क्या मेरी बात स्पष्ट रूप से आप लोगों तक पहुंच पा रही है।
थोड़ा बताएं, कोई भी एक व्यक्ति। अमरजीत जी बता दें। जी, आवाज स्पष्ट आ रही है और हम जो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं वो पहुंच पा रही है? जी, जी, जी। हाँ, सर आपकी लेकिन आवाज अगर पहुंच वो रही है। पेन टैप भी होता तो और अच्छा हो जाता। हाँ तो ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है सब कुछ। जी, ठीक है, ठीक है। ये जो गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को अगली बार और ठीक करेंगे और कुछ नए लोगों को जोड़ेंगे ताकि भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चाएं इस प्रकार की हो पाए। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब हम जो है सन 1630 में पहुंच गए। तो 1630 का जो समय है उसके आसपास का समय है, तो उस समय तक न्यूटन का जन्म नहीं हुआ है। उस समय तक न्यूटन का जन्म भी नहीं हुआ है और उस समय तक लाइबिलिटीज जिसे लिबनीज कहते हैं उसका भी जन्म नहीं हुआ है। उससे पहले की बात है, 1630 की बात है, उसके आसपास की बात है। तो कुछ गणितज्ञ हैं जिनमें एक का नाम है फर्मा, जिसे फर्मेट कहते हैं, एक का नाम है पास्कल, आपने नाम सुना ही होगा, एक नाम है रेने डेस्कार्ट। बीच बीच में कट जा रहा है मुझे लगता है। नहीं। हाँ, एक का नाम है रेने डेस्कार्ट और इस प्रकार के कुछ और लोग हैं। तो उन्होंने कुछ बातों पर विचार करना शुरू किया। उस समय तक लोग ये बात जानते थे कि अगर कोई वृत्त हम धरती पर बनाएं और वृत्त पर कोई पॉइंट पी लें तो हम उस पर टेंजेंट कैसे खींचेंगे। तो उसका क्या तरीका होता है हम जानते हैं कि सेंटर से, अगर सेंटर को ओ कहें, ओ को पी से मिला दीजिए और फिर पी पर लंबवत रेखा खींच दीजिए तो वो वृत्त की टेंजेंट हो जाएगी। लेकिन अब प्रश्न ये था कि चूंकि रेने डेस्कार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज कर चुका था और उसने हमें बताया था कि यदि कोई ज्योमेट्रिकल फिगर किसी नियम के मुताबिक बन रही है तो हम उसकी इक्वेशन दे सकते हैं। इस बात को आप यूं समझें कि यदि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की और आपके मन में जो आया टेढ़ी मेढ़ी कुछ फिगर आपने बना दी, तो हमारा संबंध उस फिगर से नहीं है क्योंकि उस फिगर की कोई इक्वेशन नहीं है। लेकिन यदि हम वहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचें तो ये फिगर किसी नियम के अनुसार बन रही है और इसलिए इस प्रकार की फिगर की बात होगी। तो इन सभी लोगों ने अब इस बात का प्रयास शुरू किया कि क्या हम इस फिगर पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं या टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने तरह तरह के प्रयास किए टेंजेंट कैसे ड्रॉ की जाए। तो अब जो है ये एक प्रयास हुआ कि भाई कैसे हम टेंजेंट को ड्रॉ करें। अगर कोई फिगर है और उस फिगर की कोई इक्वेशन है और उस फिगर पर कोई पॉइंट पी हमने लिया तो कैसे हम उस पर टेंजेंट खींचें। अब एक तो प्रश्न ये पैदा होता है कि भाई ये विचार ही क्यों पैदा हुआ, इससे क्या निकलेगा। तो देखिए, गणित का विकास विज्ञान के विकास की तरह से नहीं है। विज्ञान का विकास आमतौर पर आवश्यकता आविष्कार की जननी है इसके आधार पर होता है, लेकिन गणित का विकास सदैव ऐसे नहीं होता है। गणित में तो जिसके मन में जो आता है वो करता है, वो ये नहीं सोचता है कि इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, क्या चीज है ये, बस वो करना शुरू कर देता है। तो ये लोग तो इस प्रकार का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से हम टेंजेंट को ड्रॉ करें, किस नियम से हम ड्रॉ करें। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसका अपना एक फायदा है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, जो ये टेंजेंट ड्रॉ करने वाली बात हो रही है कि आपके पास में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का ग्राफ बना हुआ है और उसमें एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया है एस। अब आपने उसका ग्राफ खींचा PCBA। अब आप ये देखना चाहते हैं कि P पॉइंट पर आप कितना टाइम और कितना डिस्टेंस है, तो वो आप देख लेंगे आसानी से। P से आप T एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो तो डिस्टेंस है और जिस पॉइंट T पर जाकर वो मिलता है उतना टाइम लग चुका है। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि P पॉइंट पर स्पीड कितनी है, तो क्या हम इस ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हैं, ये एक प्रश्न है। तो विषय यह है कि अगर आप P को A से मिलाएं तो P से को A से मिलाने में जो टाइम लगा और P से A तक जाने में जो डिस्टेंस लगा, तो अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे तो एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी। अब वो एवरेज स्पीड काफी हद तक P पर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जिसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं, जैसे आप कार में अगर जा रहे हैं और कार कभी धीमी हो रही है कभी तेज हो रही है, तो जो उसका स्पीडोमीटर है उस पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड आएगी वो उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ये कैसे निकाला जाए। तो जो फर्मा और पास्कल और इन तमाम लोगों ने जो मेहनत की उसका रिजल्ट ये निकला कि यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो टेंजेंट क्या है भाई, कैसे डिफाइन किया उन्होंने कि आप P को तो स्थिर रखिए कर्व पर और आप P से पहले के या P से बाद के किसी पॉइंट को P से आप ज्वाइन करिए
और आप उस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। जैसे मैंने आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि वो पी ए और आगे को बढ़ रही है, तो इसे हम हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं और अंग्रेजी में सीकेंट कहते हैं। तो ये जो लाइन है इसकी जो स्लोप होगी वो स्लोप वास्तव में डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, यानी कि एवरेज स्पीड होगी। अब ए से हम थोड़ा आगे चले पी की तरफ, लेकिन कर्व पर ध्यान रहे कि बी पॉइंट भी कर्व पर होना चाहिए। अब आप ए को भूल जाइए, तो पी बी का जो स्लोप होगा वो पी से बी तक जाने में जो एवरेज स्पीड है वो होगा। अब आप सी पर पहुंच जाइए, तो पी से सी तक जाने में जो आपने लाइन ड्रॉ की, जो सीकेंट ड्रॉ की, उसका जो स्लोप निकालेंगे आप, वो वास्तव में पी से सी तक का एवरेज स्पीड होगी, और वो एवरेज स्पीड ज्यादा अच्छी होगी बनिस्बत पी ए के या पी बी के। लेकिन समस्या वही आर्किमिडीज वाली है। मैं ए को, बी को, सी को आगे बढ़ाते हुए डी को, ई को कितना भी कुछ करूं, अगर मैं पी पे चढ़ बैठूंगा तो मैं सीकेंट ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं पी के बाद हूं तो सीकेंट होगी, उसकी स्लोप मुझे एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन देगी इंस्टेंटेनियस स्पीड का, लेकिन एग्जैक्ट स्पीड हमको नहीं बताएगी। तो यहां पर आके मामला फिर फंस जाता है। तो इस पर जो है बाद में थोड़ा काम लीबनिज ने और न्यूटन ने किया कि उन्होंने लिमिट का कंसेप्ट दिया। और लिमिट का कंसेप्ट कैसे दिया? उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि पहली बार जब मैं पी से ए तक जाता हूं और मेरी एवरेज जो और किसी तरीके से मैं ये प्रूव कर देता हूं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे मेरी स्पीड हमेशा 2 से कम आएगी, लेकिन मैं जितना चाहूं उतना 2 के करीब पहुंच सकता हूं। हालांकि मैं 2.01 के भी करीब पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं 2 को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा कभी, ये मैंने प्रूव कर दिया। तो मैं कहूंगा कि पी पर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो 2 है। इस प्रकार का थोड़ा मामला ये ध्यान में आता है। फिर हम थोड़ा इस पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम ये देखते हैं कि जो पहले वाली बात है, टेंजेंट ड्रॉ करने वाली बात है, वो एक तरीके से डिफरेंशियल कैलकुलस की शुरुआत है, dy बाई dx की शुरुआत है। वो स्लोप निकालने वाला मामला है, वो टेंजेंट की स्लोप निकालने वाला मामला है। एक दूसरा विषय और, क्योंकि न्यूटन का जन्म तो 1642 में हुआ है और लिबनिज का उसके 4-5 साल बाद हुआ है, उससे पहले ही, और इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि कैलकुलस की शुरुआत न्यूटन ने और लाइबनिटीज ने की, तो ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। लाइबनिटीज ने तो नहीं कहा, लेकिन न्यूटन ने ये भी कहा है कि मैं दूसरों के कंधों पर चढ़कर ही कैलकुलस को खोज पाया हूं। अब आप थोड़ा नीचे जो 3 ग्राफ खींचे हुए हैं उनको ध्यान से देखिए। आपके पास में एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर स्पीड है, और आपके पास जो ग्राफ बना हुआ है उसमें आपने ये देखा कि ग्राफ जो है पैरेलल टू टी एक्सिस है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो आप अगर ये देखना चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद कितना आपने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो आप क्या करेंगे? ये जो रेक्टेंगल सा बना है इसका एरिया निकालेंगे। क्योंकि आप क्या करेंगे, कितना टाइम लगा वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, कितना आपकी स्पीड रही वो वाई एक्सिस पर आ रहा है। और आप जानते हैं कि जब आपका जो है एक्सेलरेशन 0 होती है तो आपका फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपके पास में फॉर्मूला लगेगा, इसका मतलब आप एक तरीके से रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। अब आप दूसरी फिगर को देखिए। दूसरी फिगर में जो ग्राफ बना हुआ है वो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है। अब बात यह है कि यहां पर आपकी स्पीड लगातार बदल रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहले वाली फिगर में एक्सेलरेशन 0 थी, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी का चेंज ही नहीं हो रहा था। यहां वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट तरीके से हो रहा है। तो आप यहां पर कैसे निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड? तो फिर से एरिया निकाल लेंगे, और एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरिया फिर से आप एक तरीके से समलंब चतुर्भुज का या एक तरीके से ट्रेपीजियम का एरिया आप निकालेंगे। अब बात ये कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो इस प्रकार से चल रहा है कि कभी कम स्पीड हुई, कभी ज्यादा हुई, कभी कैसी हुई, कभी कैसी हुई, एक फिगर बन रही है। और रेने डेस्कार्ट के तरीके से हमने कुछ उसकी इक्वेशन भी निकाल ली कि जो कर्व बन रही है इसकी इक्वेशन क्या है। अब एक निश्चित टाइम तक पहुंचकर हम ये देखना चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बात फिर से वही लौट कर आती है, निकालना तो एरिया ही पड़ेगा। लेकिन ये फिगर कोई सर्किल की फिगर नहीं है, ये फिगर कोई लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर नहीं है, ये फिगर कोई पैराबोला से बनी हुई फिगर नहीं है, ये फिगर एक जनरल फिगर है। अब एरिया कैसे निकाला जाए? तो यहां से हमारी इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत होती है। और इंटीग्रल कैलकुलस में लाइबनिटीज ने अलग से और न्यूटन ने अलग से, दोनों ने ये चीज खोजी कि एरिया निकालने के लिए हम क्या करें कि हम इस रेक्टेंगल के अंदर, इस फिगर के अंदर 1/1 के बहुत सारे स्क्वायर भर दें। तो जब हम 1/1 के स्क्वायर भरेंगे तो कुछ जगह जो है वो छूट जाएगी, क्योंकि जो किनारे हैं वो स्ट्रेट नहीं है।
तो जो पूरे पूरे स्क्वायर भरे जा सकें वो आप भर लीजिए। तो मान लीजिए कि 7 स्क्वायर आपने भरे, तो ठीक है 7 स्क्वायर आ गए, तो एरिया इसका मतलब 7 से ज्यादा है। अब आप क्या करिए कि 0.1 साइड का आप स्क्वायर लीजिए, तो 0.1 साइड का आप स्क्वायर लेंगे तो उसका एरिया 0.01 आएगा। तो जो आपकी जगह बची हुई है इस शेडेड फिगर के अंदर, थर्ड वाली फिगर में, आप उनको भर दीजिए। तो मान लीजिए कि 7 जो है पहले आपके भरे गए थे और 3 अब भरे गए, कुछ जगह अब भी खाली बच गई, तो 7.03 एरिया हो गया। तो उनका ये कहना था कि जैसे जैसे आप अपने स्क्वायर जो कि इसके अंदर भर रहे हैं उनकी साइड लेंथ को छोटा करेंगे तो वैसे वैसे आप एग्जैक्ट एरिया के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन इसमें उनको कोई खास बहुत ज्यादा प्रगति नहीं मिली। उनके लगभग 150-200 साल बाद रीमान ने इस काम को थोड़ा किया है। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात यह हुई कि इसमें जो बड़ी सफलता मानी जाती है, जो कि लाइब्निटीज की भी है और जो साथ साथ न्यूटन की भी है, हालांकि बहुत रिगरस फॉर्म में नहीं है, वो है थोड़ा एलिमेंट्री, वो कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इन लोगों ने ये बात समझ ली कि जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करने की बात की थी उससे जो dy बाई dx की बात हो रही है और ये जो एरिया है इसकी जो बात हम कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन है और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। तो अगर हमको ये पता है कि हमारी जो एरिया निकालने वाली फिगर है उसकी इक्वेशन क्या है, तो हम एरिया एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। इस बात पर वो पहुंचे। मित्रों, वास्तव में आप इन बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे यदि आप अपना ध्यान लिमिट पे लगाएंगे, क्योंकि जब तक लिमिट का कंसेप्ट आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा तब से बात बनेगी नहीं। और इसलिए मैंने अंतिम टॉपिक रखा है लिमिट पर चर्चा। मैं इस चर्चा को थोड़ा सा करूंगा। इस चर्चा को करने के लिए मैं वापस एक बार जो इनफाइनाइट सीरीज थी उस पर आता हूं, आप उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, बात यह है कि आपके पास एक सर्किल है, आपने मैदान में खींच रखा है, उसमें आपने एक डायमीटर खींचा, तो हर एक पार्ट का एरिया 1/2 हो गया, क्योंकि सर्किल का एरिया आपने 1 माना हुआ है, तो 1/2 एरिया हो गया। अब आपने बाकी का आधा बचा उसका फिर आधा कर दिया और एक हिस्सा ले लिया 1/4। तो आप ये देखिए लिमिट यहां पर क्या करती है। लिमिट यहां पर एक काम कर रही है और वो काम ये कर रही है कि आप 1 को 1/2 नहीं कह सकते, आप 1 को 1/2 + 1/4 भी नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कहेंगे कि 1/2 + 1/4 ज्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेशन है 1/2 के मुकाबले 1 के लिए। तो आप जैसे जैसे टर्म्स को जोड़ेंगे वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इस वैल्यू का बढ़ना एक खास प्रकार से है। तो मैं यहां पर लिमिट के कंसेप्ट की दृष्टि से एक बात आपके सामने ये रखूंगा कि जब कोई चीज आगे को बढ़ती है तो उसका बढ़ना 2 प्रकार का होता है। एक उसका बढ़ना होता है कि वो हर एक सीमा को क्रॉस कर जाएगी, तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो इन्फिनिटी है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये जोड़ कभी ना कभी 10 से ज्यादा हो जाएगा, कभी 70 से ज्यादा हो जाएगा, कभी 1000 से ज्यादा हो जाएगा, जो भी लिमिट आप रखेंगे उससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप यहां अगर देखें 1 = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + डॉट डॉट डॉट, तो चूंकि आप जो एरिया शेड कर रहे हैं वो सर्किल के भीतर है, तो आप कितनी बार भी प्रयास कर लें एरिया आपका 1 से ऊपर नहीं पहुंचेगा। तो कैलकुलस में या लिमिट के कंसेप्ट में बड़ी बात यह है कि यदि कोई चीज बढ़ रही है और किसी सीमा को क्रॉस नहीं कर पा रही है तो वो जरूर किसी ना किसी डेफिनेट नंबर की तरफ जा रही होगी। वो डेफिनेट नंबर कैसे निकाला जाए, इसके फिर भिन्न भिन्न तरीके हैं, कोई एक तरीका ऐसा नहीं है जिससे सारे काम चल जाए, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप इस कंसेप्ट को समझें। तो मेरी तरफ से इतनी ही बात है। अब प्रश्नोत्तर हो सकते हैं और जिसको जो बात रखनी है वो रख सकता है। तो अमरजीत जी, देखिए जरा लोगों के दिमाग में क्या प्रश्न है। जी जी जी। अच्छा, कोई भी व्यक्ति आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है लिमिट के कॉन्सेप्ट को लेकर या ग्राफ को लेकर या कछुए खरगोश की दौड़ को लेकर जो बताया, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। नमस्कार सर, कमलेश बोल रहा हूँ। नमस्ते जी, कहाँ से हैं आप? जी, अहमदाबाद से सर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। सर अभी भी जस्ट हमने बात की 1 = 1/2 + 1/4 से। हाँ सर अगर इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन रखें कि लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। नहीं, टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। हाँ जी, टर्म्स इनफाइनाइट हैं। हाँ, और जो राइट साइड में वैल्यू है उसे हम GIF यानी बॉक्स में फिक्स करें तो आंसर किस तरफ जाएगा? लिमिट, पहली बात तो आप बॉक्स में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रख रहे हैं हाँ जी, तो 0 आएगा, क्योंकि जो सम है वो 1 से कम होगा।
हाँ जी, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा प्लस डॉट 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 वाला भी अंदर रख देंगे तो हाँ दैट जी, इज अनदर वे ऑफ राइटिंग वन। हाँ 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 तो वो क्योंकि वन को लिखने का ये एक और तरीका है, जैसे जी, वन को आप 0.9 बार भी कह सकते हैं, हाँ जी, तो 0.9 बार भी यही मामला है। तो करेक्ट, अगर आप पूरा ही ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो वन आएगा। हाँ हाँ हाँ। और सर अगर इसका लिमिट निकालने के बाद अगर उसे बॉक्स में रखेंगे फाइनली, तो लिमिट जब निकालेंगे तो वन आ जाएगी। हाँ, और फिर उसका बॉक्स भी 1 ही रहेगा। हाँ, वो बनाएगा। जी, जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, हाँ, और कुछ प्रश्न रखिए। अ, देखिए, हमें संकोच नहीं करना है, हमें बातें पूछनी है। हेलो हाँ जी, सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रूट को। पहले अपना परिचय दो। सर, मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं हाँ, भाटिया मोड़ से हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम एक दिन घर पे भी आए थे। हाँ जी सर, हाँ, मैं बताओ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि रूट को लिमिट से कैसे डिफाइन करेंगे। किस चीज को? रूट को इन्फिनिटी में जो रूट होता है उसको लिमिट से कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब वर्गमूल। हाँ जी हाँ, देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने √2 लिखा, जी तो √2 लिखा तो आप पहले ये सोचिए कि किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है ये। जी तो 1 और 2 के बीच में है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 4 का जी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। जी तो √2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। अब आप ओके सर। कापी पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उस जी पर आप 1 का एक निशान लगा दीजिए। तो √2 जो है वो हमारा 1 और 2 के बीच में है, तो जो जी पहले 1 है उसका एक निशान हम नंबर लाइन पे लगा लें। लगा अब लिया हम ये सर। देखें कि √2 जो है वो 1.4 और 1.5 के बीच में है, क्योंकि जी 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो 1.96 आएगा, और यस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा। जी तो हम 1.4 पे निशान लगा लें। जी अब 1.4 पे निशान लगाने के बाद फिर हम √2 को देखें और किसके बीच में है, तो आप देखेंगे वो 1.41 और 1.42 के बीच में है, क्योंकि जी 1.41 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से कम आएगा, और यस सर। 1.42 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा आएगा। जी अच्छा, चूंकि √2 इरेशनल नंबर है, इसलिए ये हमेशा 2 के बीच में रहेगा, ये खुद कोई सा नहीं हो पाएगा। तो जी ऐसे करके जब आप पहले 1 पे निशान लगाएंगे, 1.4 पे लगाएंगे, फिर हाँ 1.41 पे लगाएंगे, फिर 1.414 पे लगाएंगे, तो आप जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर यस वही सर। मजेदार बात है, ये आगे बढ़ना कैसा है? ये आगे बढ़ना इन्फिनिटी की तरफ जाने वाला नहीं है, क्योंकि जी सारे नंबर हमेशा 2 से कम आएंगे, क्योंकि हाँ √2 जी जो है वो 2 से कम है, जी या सारे नंबर 1.5 से कम आएंगे, क्योंकि √2 1.5 से कम है। तो आप जी आगे बढ़ रहे हैं, और आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं कि एक सीमा को क्रॉस नहीं कर पा रहे। इसको थोड़ा समझो, यस सर। थोड़ी देर के लिए √2 की बात को छोड़ दो। मैं एक जी स्थान पर खड़ा हूं और मेरे से 100 मीटर की दूरी पर एक खंबा खड़ा हुआ है, यस मुझे उस सर। खंबे की तरफ बढ़ना है, मैं जी कैसे बढ़ूं? तो मैं अपने को एक पॉइंट बना देता हूं हनुमान जी की तरह से। अब मैं क्या करता हूं कि मैं हनुमान जी की तरह से अपने कोई बिंदु बनाकर जो 100 मीटर की दूरी पर खंबा है उसकी तरफ बढ़ता हूं। हाँ जी तो कैसे बढ़ता जी हूं? मैं कूद कर 50 मीटर चल देता हूं। जी तो अब मैं 50 पे पहुंच गया, अब 50 का जी गैप बचा, फिर मैं कूद कर 25 पे पहुंच जाता हूं। हाँ जी तो अब खंबे से दूरी मेरी 25 है, अब जी मैं फिर कूदता हूं, जो बीच का गैप है उसका आधा कूद जाता हूं, तो यस सर। 12.5 का डिस्टेंस फिर रह गया। तो मेरा जी जो खंबे की तरफ बढ़ना है वो एक अलग प्रकार का बढ़ना है, वो वैसा बढ़ना नहीं है जैसे कोई आदमी जो है वो चल रहा हो, उस प्रकार का बढ़ना नहीं है, मैं कूद कूद के चल रहा हूं। तो आप ये देखिए कि मैं किसको अप्रोच कर रहा हूं, तो मैं खंबे को अप्रोच कर रहा हूं। मैं खंबे पर कभी नहीं पहुंचूंगा, लेकिन मैं लगातार खंबे की तरफ बढ़ूंगा। तो जब हम √2 की वैल्यू की बात करते हैं, तो आप जैसे जैसे उसके अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, आप और अच्छा और अच्छा और अच्छा आप आगे को बढ़ेंगे, लेकिन आप कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए √2 को हमने एक सिंबल दे दिया √2, और ये कह दिया कि इसकी वैल्यू जो है 1.414 के करीब है। अगर आप और ज्यादा प्लेस तक चाहते हैं तो और ज्यादा प्लेस तक निकाल देंगे, लेकिन आप एग्जैक्ट चाहते हैं तो वो हम नहीं बता पाएंगे आपको। ये मामला है, उसे एक इनफाइनाइट सीरीज के रूप में लिख सकते हैं आप, √2 को एक इनफाइनाइट सीरीज के रूप में लिख सकते हैं। मोहन जी, कुछ बात स्पष्ट हुई? हेलो मोहन जी। हाँ जी सर। मैं आपसे हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने मेरे को ये बात बताई कि हम अप्रोक्सीमेट एकदम क्लियर डिजिट पे नहीं पहुंच सकते हैं, जो कि √2 का वर्गमूल होगा। सर, इसी प्रकार जो पाई होता है
पाई हाँ। की भी सर क्लियर वैल्यू तो नहीं है अब तक। नहीं, देखिए ऐसा है कि जितने भी नंबर नॉन रैशनल हैं जी उनमें कभी भी आप एग्जैक्ट पे नहीं पहुंचेंगे, और जो रैशनल भी हैं जिनमें डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा आ रहा है, जी जैसे आप ये देखिए कि अगर आप 7/11 करते हैं यस सर तो 7/11 की वैल्यू कैसी आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जी वो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा ब्लॉक, तो उसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगी। यस सर आप जितने प्लेस तक चाहें उतने प्लेस तक निकाल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वैल्यू उसकी डेफिनेट है ही नहीं। आपको जी ये देखना है कि वो किसकी तरफ बढ़ रहा है। एक पॉइंट यस कोई ऐसा होगा नंबर लाइन पर √2 के मामले में भी और 7/11 के मामले में भी कि हम लगातार उस बिंदु की तरफ बढ़ेंगे और किसी न किसी तरीके से ये दिखा देंगे कि वो बिंदु कभी क्रॉस नहीं हो पाएगा। जी खास बात ये है, मतलब √2 ओके भी एग्जैक्टली एक पॉइंट है नंबर लाइन पर, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जिसकी की विशेषता है कि हम उसकी तरफ बढ़ें और उससे कभी क्रॉस ना कर पाए। अगर आप √2 से पहले कोई पॉइंट लेंगे तो आप उसे कुछ समय बाद क्रॉस कर देंगे। अगर आप यस √2 से बड़ा कोई पॉइंट लेंगे, जैसे आपने 1.5 लिया, तो आप √2 को क्रॉस नहीं कर पा रहे तो 1.5 पर कहां पहुंच पाएंगे? तो Yes, केवल एक पॉइंट ऐसा होगा, पाई के लिए अलग, √2 के लिए अलग, 7/11 के लिए अलग, जिसकी विशेषता क्या होगी कि आप लगातार उसकी तरफ बढ़ेंगे और नियम से बढ़ेंगे, और जो आपका नियम है वो ऐसा होगा कि आप कभी भी उस पर चढ़ नहीं बैठेंगे और कभी भी उसे पार नहीं कर पाएंगे। तो वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू। यस सर हाँ, थैंक यू और सर ये चीजें तपस्या की हैं, जी इन पर तपस्या करनी पड़ती है तब ये समझ में आती है, ये एग्जाम के हिसाब से नहीं होगा भाई। यस और अच्छा, कोई प्रश्न? हाँ अच्छा, ये जैसे sin x पाई x की लिमिट कहते हैं कि 1 है जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है, हाँ तो इसमें कई बार ये भी लग जाता है कि शायद जब 0 के आसपास ये दोनों बराबर एक हो जाते हैं या बराबर हो जाते हैं। इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, देखो बात ऐसी है कि sin x/x आपने लिखा और x को आपने 0 की तरफ अप्रोच कराया, तो मान लो मैं पॉजिटिव साइड से अप्रोच करा रहा हूं। अब मैं ऐसा अप्रोच करा सकता हूं कि मैं x की ऐसी वैल्यू लूं जो कि 0 से ज्यादा है और जिस पर sin x/x की वैल्यू 0.9 आ रही है, तो ये हो जाएगा। आप वो x निकालिए जिस पर sin x/x की वैल्यू 0.9 है, तो आप कैलकुलेटर वगैरह का यूज करके वो x निकाल लेंगे। अब वो x मान लीजिए कि 0.0037 आया। अब आप ये देखिए कि x को आप और छोटा लीजिए और 0 की तरफ बढ़िए और ऐसा x ढूंढिए जिस पर sin x/x की वैल्यू जो है 0.99 आए, तो वो भी x आपको मिल जाएगा। तो यहां पर जब हम ये कहते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/x, तो उसका जो मतलब है, उसकी कठिनाई ये है कि बिना एप्सिलॉन डेल्टा के वो समझ में आएगा नहीं। तो एप्सिलॉन डेल्टा पर भी एक बार जब हम थोड़े अभ्यस्त हो जाएंगे तो वेबिनार उस पर भी रखेंगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता है। तो जितना ज्यादा आप 0 के करीब जाएंगे, 0.01, 0.001, 0.0001, वैसे वैसे sin x/x की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी और 1 के करीब होती चली जाएगी। लेकिन आप कहेंगे जी वो 1 के करीब हो रही है, हमें क्या पता वो 1.00001 के करीब हो रही हो, या क्या पता वो 0.99997 के करीब हो रही हो। तो मैथमेटिक्स में उसका तरीका है ये दिखाने का कि नहीं, वो उसके करीब होती जा रही है लेकिन वो उस तक नहीं पहुंचेगी। 1 जो है वो क्वांटिटी है जिसके जितना चाहे उतना नजदीक आप पहुंच सकते हैं। तो आप ये कहना अगर चाहते हैं कि भाई एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/x का मैं ये मतलब निकालना चाहता हूं कि sin x और x करीब हो गए हैं, 1 से हो गए हैं 0 पर, तो आप 0 पर मत कहिए। आप ये कहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई sin x की वैल्यू x की वैल्यू की 99% हो, तो आपको एक इंटरवल मिल जाएगा कि अगर आप x की वैल्यू -0.01 से +0.01 के बीच में लेते हैं तो sin x की वैल्यू x की वैल्यू की 99% होगी। फिर आप कहिए कि मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी जो x की वैल्यू है वो मैं ऐसी लूं 0 के पास जिससे sin x जो है वो x की वैल्यू का 99.9937% हो जाए, तो वो भी आपको 0 के करीब और करीब कोई x मिल जाएगा। ये मतलब है उसका, यानी जितना चाहें उतना आप sin x और x को आपस में पास ला सकते हैं बाय टेकिंग x सफिशिएंटली नियर टू 0। लेकिन वो एग्जैक्टली 1 कभी नहीं होगा, लेकिन 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़ा ग्राफ देखना पड़ेगा, थोड़ा बार बार चर्चा करनी पड़ेगी, मुझसे चर्चा करिए, अपने अध्यापकों से चर्चा करिए, मित्रों से चर्चा करिए, तब ये बात थोड़ा निकल कर आती है। अमरजीत जी। जी हेलो सर, हाँ बोलो। रूट ऑफ इक्वेशन को सर हम लिमिटिंग टर्म में किस तरह से डिफाइन करवाएंगे? रूट कौन, ऑफ पंकज जी बोल रहे इक्वेशन। हैं? जी सर। हाँ पंकज जी, अपनी बात को दोबारा कहिए।
जैसे सर किसी भी इक्वेशन का रूट होता है तो उसको सर हम लिमिटिंग टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो सिंपल नहीं, बात है कि अब आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, जी सर। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। जी सर, प्लस माइनस आपको 2। हाँ प्लस माइनस 2 आ गई, ठीक है। तो देखिए आप नेट पर डालकर देखिएगा, एक न्यूटन रेफसन मेथड है, जी सर। न्यूटन रेफसन मेथड। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम ग्राफ खींचते हैं। जी जैसे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 का रूट देखना है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। जी और जहां पर हमारा वो ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को -2 पर और 2 पर, तो आप अगर 2 पर पहुंचना चाहते हैं, 2 के राइट में कर्व पर एक पॉइंट लीजिए और वहां जी टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो आप देखेंगे कि टेंजेंट जो है वो कर्व के पास, जो कर्व का जो पॉइंट था 2, उसके पास जाकर एक्स एक्सिस को कट करेगी। जी और उसी को फिर हम इटरेटिव प्रोसेस बनाते हैं उसका, उससे एक सीक्वेंस बनती है और उस सीक्वेंस की फिर लिमिट निकालते हैं। तो वो सीक्वेंस ऐसी बनती है जो कि 2 को अप्रोच करती है। ये है। और इसमें मैं एक बात और कह दूं कि लिमिट को समझने से पहले आपको 2 चीजें और समझनी आवश्यक है। एक सुप्रीमम तथा हेलो इन्फीमम, सर। सुप्रीमम तथा इन्फीमम, और एक सीक्वेंस की लिमिट। ये 2 चीजें आप पहले करिए लिमिट को समझने से पहले, सुप्रीमम इन्फीमम तथा लिमिट ऑफ जी सीक्वेंस। अभी सर समझ में नहीं आया मेरे किस तरह से। हाँ ठीक है, देखिए हर एक इक्वेशन का जो रूट होगा वो लिमिटिंग प्रोसेस से निकलेगा, जी और सर। वो लिमिटिंग प्रोसेस न्यूटन रेफसन मेथड कहलाता है। आपको थोड़ा देख लीजिए, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये सुविधा नहीं है कि मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊं। या तो आप किस दिन फोन करके घर पे आ जाइए तो बता दूंगा, और नहीं तो जो है आप उसे एक बार नेट पे देखिए। और कोई बात? हेलो। हाँ हाँ सर, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है पूरा का पूरा, वो कैलकुलस के विकास के कारण आया है या इसके बाद कैलकुलस का विकास हुआ है? कौन बोल रहे क्या हैं? कहना? मैं सुमित बोल रहा हूँ, गुजरात से। अच्छा सुमित जी, आप वही हैं जो एक बार यहाँ हमारे यहाँ आए थे और कुछ आपने कैसे चीजों को याद रखा जाए नहीं नहीं इस नहीं पर नहीं। थोड़ा। हाँ मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ असल में, और अच्छा मेरी रुचि है इन सब चीजों में, इसलिए। अच्छा, वो फिर कोई असल में और हो मैं गया तो डीएसपी का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, ठीक है, हैं? लेकिन मेरी रुचि है इन सब विषयों में, इसलिए मैं वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। अभी पहली बार ही आपको देखा, बहुत ही चलिए अच्छा अच्छी। डिस्कस। हाँ देखिए ऐसा आपको है वो कि क्या लगता है ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, चाहे रेशियो। लॉग टेबल हो चाहे साइन टेबल हो, ये टेबल तो जैसे डेफिनेशन सामने आएगी कि भाई लॉग की डेफिनेशन क्या है या साइन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हमारी जो टेबल्स हैं वो बननी शुरू हो गई। लेकिन टेबल जो थी वो अच्छी नहीं थी। जैसे वो डेसिमल के 1 प्लेस तक ठीक थी और आगे ठीक नहीं थी, क्योंकि हमारे पास तरीके नहीं थे। बाद में कैलकुलस से पहले लोगों ने थोड़ा सा ये तरीका इजाद किया, जिसे हम इंटरपोलेशन कहते हैं या एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। उसके आधार पर कि कोई चीज अगर बढ़ रही है या कम हो रही है तो किस तरीके से बढ़ या कम हो रही है, तो उसका थोड़ा बेसिस लेकर उन्होंने बीच की वैल्यूज भी निकाली। लेकिन दिक्कतें थी। कैलकुलस के आने के बाद चूंकि उनकी इनफाइनाइट सीरीज आ गई, लॉग एक्स की भी इनफाइनाइट सीरीज है और साइन एक्स की भी इनफाइनाइट सीरीज है, तो आप जितने प्लेस तक चाहें आप आदेश दे दीजिए बस कि मुझे 13 प्लेस तक डेसिमल तक वैल्यू चाहिए, तो आपको दे देगा। पहले ये संभव नहीं था। टेबल पहले आई है लेकिन बहुत एलिमेंट्री थी। अच्छी टेबल कैलकुलस के बाद आई है। स्टैटिस्टिक्स में आता है ना, वो तो इंटरपोलेशन, मतलब उस तरीके से आता था सब कुछ। स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो, हाँ स्टैटिस्टिक्स को यूज करके करते थे, न्यूमेरिकल। बाकी वो एग्जैक्ट नहीं होते थे, बहुत काम चलाऊ थे। एक सवाल पूछना है। हेलो। हाँ जी। पूछना है कि कैलकुलस का जरूरत पहले बार किस तरह से पड़ा, क्या यूज के लिए सॉल्व बनाया गया था कैलकुलस को, पहली टाइम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने कैलकुलस बनाया गया था? कौन बोल रहे हैं? जी राजकुमार जी बोल रहे हैं। पटना से। जी। हाँ राजकुमार जी, ऐसा है कि ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि सबसे पहले किसने क्या फील किया होगा। जैसे मैंने जेनो का एग्जांपल, न्यूटन के बुक में सारा डिटेल ग्राफ के साथ डेट वाइज दिया हुआ था। एक बुक उनके पास नोट्स है जो कि सेव है कहीं, मैंने देखा था वीडियो। हाँ तो उन्होंने दिखाया था कुछ, हम याद नहीं, कुछ इससे बताया था कि मैंने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। लेकिन न्यूटन खुद ये कहता है कि वो दूसरों के कंधों पर सवार होकर उसने चीजों को खोजा है। तो चीजें ऐसे नहीं होती। हाँ चीजें ऐसे नहीं होती है कि कोई एक व्यक्ति खोज ले, किसी का रोल बड़ा हो सकता है, तो न्यूटन का रोल बड़ा है,
लेकिन न्यूटन ने भी दूसरों के कंधों पर सवार होकर ये चीजों को खोजा है। तो कैलकुलस में जो समस्याएं आनी शुरू हुई, जिसके कारण कैलकुलस की खोज हुई, तो एक इंस्टेंस में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप ये समझो कि मैंने आपको 100 रुपए उधार दिए, जी ठीक है, जी। और मैंने कहा 12% पर एनम का ब्याज लगाऊंगा। तो साल के अंत अच्छा, में आप ये एक्सपोनेंशियल सीरीज बोल रहे हैं क्या? ई का बात बोल रहे हैं क्या? फिर बहुत इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा है कि घट जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं क्या? सबके सामने बात आ जाए, इसे सुन जी लीजिए। जी समझ गया, जी जी सुन लेता 112 रुपए आप मुझे वापस करेंगे, हूँ जी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं इंटरेस्ट जो है वो मेरा कंपाउंड होगा, हाँ ठीक है हर 6 महीने पे लगेगा, जी। तो हो सकता है कि मुझे 113 रुपए मिल जाए। फिर 3 फिर मैं महीने में कहूं फिर मैं बढ़ तो जाएगा हर महीने कंपाउंड करूंगा, जी। तो अगर मैं हर महीने कंपाउंड करूंगा तो हो सकता है मुझे 114 रुपए मिल जाए। फिर मैं कहूं मैं तो हर दिन कंपाउंड करूंगा, तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा का मैथमेटिक्स है, वो आपके इन कामों को कर देगा, वो निकाल देगा आपको। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं तो और कम और कम और कम करता जा रहा हूं, उसे भी कर देगा। आप कहेंगे मैं हर घंटे ब्याज लगाऊंगा, हर मिनट पे ब्याज लगाऊंगा, हर सेकंड पे ब्याज लगाऊंगा। लेकिन आप जब ये कहेंगे कि ये क्वांटिटी किसको अप्रोच कर रही है, तो आप एक तरीके से फिर कहेंगे कि मैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं। और वो जो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, वो 12% पर एनम की जो एक डिस्क्रीट इंक्रीज है, वो जो है अलजेब्रा उसे नहीं निकाल पाएगा, उसे कैलकुलस निकालेगी। तो कैलकुलस का काम ही ये है कि जो चीजें अलजेब्रा नहीं कर पा रहा है उसे कैलकुलस करेगी। जैसे आप इस बात को समझिए, आपकी किसी भी ऐसी फिगर का एरिया जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, वो आपका बेसिक मैथमेटिक्स से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका कोई पार्ट कर्व होगा, चाहे वो log x का ग्राफ का पार्ट हो, चाहे वो sin x का हो, चाहे वो e रेज़ टू द पावर x का हो, तो एरिया फिर कैलकुलस से निकलेगा। अगर कोई आपके पास सॉलिड फिगर है और वो सॉलिड फिगर आपकी प्रिज्म जैसी है या पिरामिड जैसी है, तो आप उसका एरिया जो सिंपल ज्योमेट्री है उससे निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही कोई चीज गोल होनी शुरू होगी, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कॉन हो, चाहे वो कोई और इस प्रकार की फुटबॉल हो या कोई और चीज हो, उनके जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने की बात है या कुछ और निकालने का मामला है, वो आपका लिमिट से आएगा, यानी कैलकुलस से आएगा। तो एक बात और बोलना था, एक बात और बोलना था, विस्तार देता है। हाँ जी बताइए। जी मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ चेंज होगा वहाँ उसका ग्राफ कर्व बनेगा, तो जिस कारण से हमको कैलकुलस जरूरत पड़ेगा, ठीक है? नहीं, तो जब एरिया ग्राफ जो है की बात नहीं है। बात यह कि जहां पर भी आपका कोई चीज बढ़ रही है लेकिन किसी सीमा को क्रॉस नहीं कर रही, या कोई चीज कम हो रही है और किसी सीमा को क्रॉस नहीं कर रही, तो वहां आपका कैलकुलस काम करेगा। जो इंटर कैलकुलस में केवल एरिया का बात हुआ, तो वॉल्यूम का बात बीएससी में या एमएससी में कहाँ पढ़ा था वॉल्यूम के लिए? नहीं, बीएससी में भी है, एमएससी में भी है और इंटर में भी है। इंटर में अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन निकालते हैं, है ना, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन करते हैं ना आप, किस चीज को आप एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं। लेकिन ये विषय नहीं है। आप सोचते हैं कि वो इंटीग्रल से निकल रहा है, लेकिन इंटीग्रल कहां से निकलेगा? तो इंटीग्रल लिमिट से निकलेगा। आप जो उसको सीधे निकाल देते हैं कि एक्स स्क्वायर को x³/3 रख दिया, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की वजह से आता है। अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ना हो तो हर एक के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो वैल्यू निकालें। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करते हैं, लेकिन बनता फर्स्ट प्रिंसिपल है वो। हाँ, अब फर्स्ट प्रिंसिपल फंडामेंटल है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल से एरिया निकालते हैं, लेकिन वो बड़ा टीडियस काम है। वो हर एक फंक्शन के डिफरेंट होगा और कई बार नहीं भी निकलेगा। हाँ। लेकिन ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ये कनेक्ट करती है डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को, इससे हमारा काम बनता है। हमेशा नहीं बनेगा। आप इंटीग्रल 0 to π/2 रूट साइन एक्स dx करेंगे तो आप कहेंगे दिस डिनोट्स ए डेफिनेट रियल नंबर, और वो डेफिनेट रियल नंबर जो है वो इसके आसपास है, लेकिन आप उसकी वैल्यू को एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट वगैरह के टर्म्स में नहीं आएगी, वो एक ट्रांसेंडेंटल नंबर होगा। लेकिन वो अपना रियल नंबर है। धन्यवाद जी। बार बार बातें करने से लाभ होगा, और गणित चर्चा समिति पर भी कुछ बातों को डालिए ताकि लोग उसके उत्तर दें। जी, और कोई प्रश्न? ठीक है, मैं समझता हूं कि एक सवाल बताइए। हेलो सर, मेरा प्रश्न था कि स्पेस की सर 3 डायमेंशन ही होते हैं, ये कैसे प्रूफ करेंगे?
क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज राणा बोल रहे हो? जी सर। हाँ, क्या पूछ लो? स्पेस की सर 3 ही डायमेंशन होते हैं, ये सर ये कैसे प्रूव करेंगे? मुझे लगता है कि मैं इसका अच्छा उत्तर नहीं दे पाऊंगा, ये मेरे क्षेत्र से थोड़ा बाहर है, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं सर, मैथ में भी तो डायमेंशन होते हैं। हाँ होता है, ठीक है, लेकिन अब स्पेस में हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे, मतलब मुझे आइडिया नहीं है इसका। ओके सर। हाँ जी मेरा एक और सवाल है, राजकुमार बोल रहा हूँ। हाँ, जी मेंस के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है या फिर ढेर सारा क्वेश्चन बनाना ज्यादा जरूरी है? जैसे कि एसके गोयल अलजेब्रा का हो गया या कोई भी बुक है, वो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता है ना कि कंसेप्ट पे। आप तो IIT JEE की बात कर रहे हैं? जी हेलो। आप IIT JEE की बात कर रहे हैं? जी जी। राजकुमार जी, दुर्भाग्य ऐसा है कि हम ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे काफी जांचने में सुविधा हो, और बस केवल जो है ये हमारी टेस्टिंग हो जाए कि कौन कितनी ज्यादा सवाल कम से कम समय में कर लेता है। तो जो वर्तमान तरीका है IIT JEE का, वो अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। अगर वहां पर कोई इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाएं कि भाई आप इस बात को जरा एक्सप्लेन करिए 500 वर्ड्स में, और उस पर मार्क्स दिए जाएं, तो वो भी चीज भी जोड़नी चाहिए। अगर वो इस तरीके की चीज जुड़ेगी तो अध्यापकों को पढ़ना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग जो विकसित हुए हैं वो IIT JEE की कोचिंग या IIT JAM की कोचिंग पढ़ा पढ़ा कर विकसित हुए हैं। उसमें अगर इस प्रकार के प्रश्न आने शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है। अभी तो जो फोकस है IIT का वो केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है, खूब सारे सवाल करो। जैसे कि 10th में जो 90% या 100% नंबर ला रहे हैं जो भी लोग हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे एरिया का पूछा या क्वेश्चन पायर का होता है, सबको जानता है। रेडियस हाँ। पुट कर दिए तो अगर 4th क्लास को बच्चा को फॉर्मूला बता दें तो वो पुट हाँ। करके आंसर निकाल लेगा। तो ये लेवल नहीं हुआ, क्वेश्चन होना चाहिए एरिया हाँ। पायर का क्यों होता है, इसको प्रूफ करें, तो ये हाँ, क्वेश्चन टेस्ट लेवल होना चाहिए, तब 100 में 100 नहीं आएगा मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल यही मेरे मन की बात है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर का पावर एक्स का क्यों हो जाएगा, ठीक है डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन ये सवाल होना चाहिए कि डिफरेंशिएट क्यों करते हैं या फिर इसका जरूरत क्या है, इस तरह सवाल होना चाहिए। या प्रूफ, फर्स्ट प्रिंसिपल मेन समझना है, सब बस फॉर्मूला याद कर लिए और सॉल्व कर लिए, 100 में 100 लिया, कंसेप्ट पता ही नहीं कुछ। असल में मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। बच्चे खुश हैं ये नंबर ज्यादा आ गए, माता पिता खुश हैं कि 90% से ऊपर आ गए, टीचर खुश हैं कि हमारे सारे बच्चे अच्छे नंबर ले आए, लेकिन देश दुखी है। क्योंकि देश तो तब खुश होगा जब इनमें से कुछ अच्छे बच्चे निकलेंगे जो नया काम करेंगे। वो स्थिति बनी नहीं रही है, सबको खुश करने के चक्कर में काम गड़बड़ा रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर 10th क्लास का 100 में 100 लाया, उससे सवाल किया जाए कि पाई रेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर, दोनों इक्वल कैसे हो गया, एक दूसरे कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसे ही फंस जाता है, तो फिर 100 का नंबर कैसे आएगा तुम्हारा? हाँ ठीक है, मेरा तो मन हो रहा है राजकुमार जी, आप काफी हद तक मेरे मन की बात कह रहे हैं कि कभी इधर दिल्ली की तरफ आना हो तो पहले सूचित करके घर पे आइए, बैठेंगे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद भाई साहब। अच्छा शैतान। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपको रूबरू देख के और आपकी आवाज सुन के। सर जी एक मिनट एक बात करनी थी कि हाँ। आपकी राय में एक क्योंकि 11वीं 12वीं कक्षा में या सभी कक्षा में एक मैथमेटिकल फिलोसफी नाम का एक विषय है, वो इंट्रोड्यूस अगर किया जाए, मैथमेटिकल बातें सिर्फ समझ, मैथमेटिकल फिलोसफी, अच्छा फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स, अच्छा ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है और उसकी हाँ। गहराई समझनी होती है, ठीक है, क्योंकि हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गहराई समझना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो सिर्फ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसा उसका स्वभाव होता है। हाँ। तो हर किसी को अलग अलग हो जाए, आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट अभी तक तो देश में नहीं है, बल्कि जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो फिलोसफी पढ़ाई जाती है, उस फिलोसफी में एक जैसे बीएड है, तो बीएड जो है एक्स नाम का लड़का भी कर रहा है फिजिक्स से और वाई नाम का लड़का कर रहा है मैथमेटिक्स से। कुछ चीजें कॉमन होंगी, कुछ अलग होंगी। तो मुझे लगता है कि जो दर्शन में कुछ पढ़ाई करे तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि भाई आप दर्शन में कौन सा टॉपिक अलग से ले रहे हैं। तो अगर आप फिजिक्स ले रहे हैं तो फिजिक्स के दर्शन पर बात, वो नहीं है, अभी तो नहीं है कम से कम। गुरुजी धन्यवाद आपका। दर्शक और श्रोतागण चर्चा संबंधी अपने प्रश्न मुझे लिख भेज सकते हैं। यदि उन प्रश्नों के उत्तर मेरी जानकारी में नहीं होंगे तो आपके मेरे संयुक्त प्रयासों से उन प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।